सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट करके बताएंगे क्या ऑडियो और वीडियो आप तक प्रॉपर तरीके से पहुंच पा रहा है। फटाफट से सभी साथी कमेंट करेंगे। उसके बाद आज इस बेहद महत्वपूर्ण सेशन को बहुत विस्तार के साथ हम देखने वाले हैं। जी बिल्कुल कजोड़, गुड इवनिंग बेटा। सुशीला आपको भी राधे राधे। अमरनाथ जी बिल्कुल बेटा गुड इवनिंग। भाग्यलक्ष्मी, सीमा, सभी को गुड इवनिंग बेटा, सभी लोगों को गुड इवनिंग। बहुत सारे बच्चे लाइव में जुड़े हैं। शशि बिल्कुल बेटा आपको भी गुड इवनिंग जी। कन्हैया, हनी, मंजू सभी को गुड इवनिंग बेटा, सभी लोगों को गुड इवनिंग। ठीक है, वॉइस आ रही है, ओके बिल्कुल। ओमा ठीक है, संतोष ठीक है बेटा, महेश जी ओके। चलो जी, शायद 2 दिन के आसपास से अपना गैप हुआ है क्लास का, लेकिन बिल्कुल मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब क्लास नहीं हो तो पीछे की क्लास रिवाइज कर लिया करें। अदरवाइज मैंने कंप्लीट बैच आपको रिकॉर्ड करके दे रखा है, तो वो क्लासें आप कर लिया करें। ठीक है, जब भी क्लास नहीं होती है पीछे वाली क्लासें आप किया करें या रिकॉर्डेड बैच को आप तैयार कर लिया करें, क्योंकि लगभग चीजें वही हैं। कुछ चीजें जहां अपडेट करने की आवश्यकता है वहां हम लाइव क्लास में अपडेट करवाते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। बजरंग जय हिंद बेटा, जय हिंद। ठीक है, अनुराग कह रहे हैं सर आज जो कैलेंडर जारी हुआ है लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं है उसमें। बेटा मैं आपको यह बता दूं कि जो ये कैलेंडर जारी होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन होती है जो या तो बोर्ड के पास पहुंच गई है या फिर उसकी सूचना अच्छे से बोर्ड को मिल गई है। केवल वही कैलेंडर में डाली जाती हैं और ये कैलेंडर अपडेट होते रहते हैं, तो इनके ऊपर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वैकेंसी आएगी उसके बाद कैलेंडर जारी करेगा ना बोर्ड। वैकेंसी आई नहीं है तो जारी कहां से करेगा? अभी बोर्ड के पास जो भर्तियां आ चुकी हैं केवल उन्हीं का जारी करेगा बोर्ड। तो ठीक है, तो उस पर ज्यादा डिस्कशन की कोई जरूरत ही नहीं है मेरे ख्याल से। मैंने आपको पहले भी कह दिया है कि जो सिलेक्शन वाले बच्चे हैं वो बिना इधर उधर की बातें किए चुपचाप शिद्दत के साथ स्टडी कर रहे हैं, और सिलेक्शन सिर्फ वही बच्चे लेते हैं जो भर्तियों का इंतजार करते हैं। वो इंतजार करते रहेंगे, फिर बाद में वैकेंसी आएगी और आके निकल जाएगी, पता तक नहीं चलेगा। भुगत भोगी हो यार आप लोग, तो अभी जस्ट आई है और निकल गई। इसी वजह से तो ये सब कुछ है। और ऐसे ज्ञानचंद बहुत जगह मिल जाएंगे आपको, वो कहेंगे भर्ती तो नहीं आई है, तू उसकी तैयारी कर ले, तू उसकी तैयारी कर ले। ऐसे ज्ञानी बाबा प्रत्येक ग्रुप में बहुत सारे बैठे हैं। ना तो उनसे खुद से आज तक हुआ है और ना वो आपका कुछ भला होने देंगे। ज्ञान देने आएंगे, भाई ये वैकेंसी आ रही है, वो आ रही है, उसकी कर ले, इसकी कर ले, बाकी होना जाना उनसे भी कुछ नहीं है। तो जो तैयारी कर रहा है सिर्फ एक नाव में सवार है, सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ उसका होगा, बाकी बच्चों का नहीं होता है। बावड़े थोड़ी है वो जो चुपचाप बेचारे तैयारी में जुटे हुए हैं। वैकेंसी हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, उन्होंने टारगेट डिसाइड कर रखा है, बनना है तो लाइब्रेरियन बनना है, दैट्स इट। फालतू चीजें दिमाग में रखनी ही नहीं है। शिवानी मीणा कह रही है आउट ऑफ सिलेबस की पीडीएफ दे दो। बेटा पीडीएफ का क्या करोगे जब तुम्हें मैं सारी चीजें ऑलरेडी करवा ही रहा हूं, और पीडीएफ ही चाहिए तो मुझे मैसेज कर लेना, मैं दे दूंगा आपको। आउट ऑफ सिलेबस वाला ये जो बातें हैं ना, वो दिमाग में पता नहीं तुम लोगों के किसने डाल दी। क्या होता है आउट ऑफ सिलेबस? बोर्ड ने जो सिलेबस दे दिया उससे क्वेश्चन आने हैं। अब कुछ लोगों ने तुम्हारे दिमाग में ये बात डाल दी कि आउट ऑफ सिलेबस भी पढ़ो, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। ये क्या होता है यार? इसका मतलब क्या है? मेरी समझ नहीं आया आज तक। बोर्ड ने सिलेबस दिया है, पेपर उससे बनना है। 2-4-5% कभी बोर्ड को किसी चीज को लेकर कंफ्यूज रहती है तो हो सकता है आ जाए, बाकी तो सिलेबस से आए हैं। और पीछे के पेपर उठा के देख लीजिए। हाँ, एक भर्ती थी इससे पीछे वाली, उसमें आउट ऑफ सिलेबस जो आप कह रहे हैं वो बातें थोड़ी सी लागू होती है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा था उनके भी सिलेक्शन हुए हैं। हम भी तो हैं उसमें से। हमने एक शब्द नहीं देखा था आउट ऑफ सिलेबस का उस वैकेंसी में, और रैंक के साथ सिलेक्शन निकाल के लाए। तो ये बहानेबाजी है, ये छोड़ दो आप। जो सिलेबस है सिर्फ वो पढ़ो, दिमाग मत लगाओ ज्यादा। बाकी हम तो सब कुछ करवाएंगे, एक छोटा सा पार्ट भी नहीं छोड़ेंगे आपका। ठीक है, बिल्कुल। सुबह जब लाइब्रेरी में बैठो या कहीं पर भी स्टडी के लिए बैठो तो ये दिमाग में रखो कि आज मुझे ये सब चीजें तैयार करने के बाद ही लाइब्रेरी से निकलना है।
पास वाला क्या कह रहा है, किसकी तैयारी कर रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए इन सब चीजों से। केवल अपना टारगेट है वो डिसाइड करके जाओ सुबह, और शाम को उसे अचीव करके बाहर निकलो। और रोज फिक्स करो, अपना डेली के टारगेट बनाओ। ऐसा नहीं है 1 साल का टारगेट ले लिया क्या, हर दिन का टारगेट बनाओ, हर सब्जेक्ट का टारगेट बनाओ। ऐसा भी नहीं है कि मैं लाइब्रेरी के ही पीछे पड़ जाऊं, इस लाइब्रेरी साइंस के ही पीछे पड़ जाऊं, ऐसा भी नहीं है। प्रत्येक सब्जेक्ट का टाइम डिसाइड करो, प्रत्येक सब्जेक्ट का डेली का टारगेट डिसाइड करो और उसे शाम तक प्राप्त करो। ऐसा नहीं है बना लिया ठीक है, पंचायती कर रहे हैं लाइब्रेरी में बैठ के इधर उधर फुसफुसाहट कर रहे हैं, नहीं। टारगेट लिया है उसे प्राप्त करो, ठीक है। सपना कह रही है सर मैं पुलिस में जॉब करती हूं, मुझे लाइब्रेरियन की तैयारी करनी है, कैसे करूं बताओ। बेटा देखो, हमने आपको पूरा का पूरा बैच एक रिकॉर्ड करके दिया हुआ है, उस बैच में जाओ, फर्स्ट यूनिट की फर्स्ट क्लास से शुरू करो और जितनी भी यूनिट्स हैं उनको एक बार कवर करो। वो सब कवर हो जाए उसके बाद में बाकी चीजें और बताता हूं मैं। पहले जो दिया है मैटर आपको, जो थ्योरी मैंने करवा रखी है, वो थ्योरी पहले तैयार करो प्रत्येक यूनिट की, और फर्स्ट यूनिट की फर्स्ट क्लास से शुरू कर लो। फिर उसके बाद टाइम मिलता है लाइव क्लास का तो लाइव क्लास में आ जाया करो, अदरवाइज इतनी भी जरूरत नहीं है लाइव की, क्योंकि हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है, ठीक है ना जी। अनुराग क्या कह रहे हैं, फर्स्ट पेपर के बारे में भी कुछ एडवाइस दीजिए, कैसे पढ़ें। बेटा देखो, मैं ऑलरेडी एक वीडियो फर्स्ट पेपर की स्ट्रेटेजी को लेकर के यूट्यूब चैनल पे बना चुका हूं। आप यूट्यूब पे जाएं और रणनीति करके एक वीडियो है, उसमें मैंने फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की तो बुक्स बता रखी हैं, कैसे कैसे किस प्रकार से प्रत्येक बुक को पढ़ना है, किस प्रकार से एग्जाम निकालना है, वो सारी चर्चा हमने उस वीडियो में कर रखी है। बार बार उस पर ज्ञान मैं आपको दूं, टाइम वेस्ट करूं, कोई मतलब नहीं है चीज का। ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड करके दिया हुआ है, रणनीति करके यूट्यूब पे सर्च करें और आराम से उसको एक बार देखें, आप सारी चीजें कवर हो जाएंगी। फर्स्ट पेपर की भी मैंने सारी बुक्स बता रखी हैं, क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, सब बता रखा है। और कोई बात हो तो बताओ, उसके बाद हम क्लास को शुरू करते हैं। पिंकी कह रही है सर मैंने आज ही क्लास ली है, न्यू बैच। बेटा नया बैच ही है, कब से स्टार्ट हुई है, ये बिल्कुल नया बैच है। इसमें अभी शायद लगभग 13-14 क्लास के आसपास हुई है। जो क्लासें हुई हैं वो भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाती हैं, क्लास के बाद भी लाइव में जुड़ पाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो क्लास बाद में भी आपको मिल जाती है, चिंता मत करिए। और कोई बात हो तो बताइए। बेटा शिवानी आप पूछ रहे हैं सिलेबस कितने दिन में होगा, बेटा सिलेबस ही करवाना है तो कभी भी कर लो भले ही। और रही बात पूरे सिलेबस की, तो वो तो मैंने रिकॉर्ड करके आपको दे रखा है, आपका काम है पहले वो तैयार करो, उसके बाद लाइव क्लास करो। क्योंकि 300 के आसपास क्लास होती हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने करवाई है 300 के आसपास क्लासें, और 300 क्लास करना बहुत बड़ी बात है। 300 क्लास जिस विद्यार्थी ने कर ली, मेरी ऑलरेडी रिकॉर्डेड करके मैंने आपके सामने दे रखी हैं सब चीजें, जिस बंदे ने 300 क्लासें कर ली हैं, लाइब्रेरी साइंस में कुछ भी नहीं छूटेगा उसका, ठीक है। उसके बाद देखो जल्दी सिलेबस करना है उनके लिए बता रहा हूं, बाकी लाइव क्लास के माध्यम से करना चाहते हैं वो साथ साथ करते रहें, जुड़ पाते हैं, कोई डाउट है तो वो कर पाते हैं, कोई और बात मन में आ रही है तो वो पूछ पाते हैं लाइव में, बाकी और कुछ भी नहीं है। लाइव क्लास मैं जहां तक समझता हूं टाइम ऑफ वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। कितनी भी लाइव क्लास कर लीजिए, बच्चों का टाइम तो बचेगा, रिकॉर्डेड क्लास से ही सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो टाइम बचाते हैं। लाइव क्लास में सिर्फ एक आपके दिमाग में साइकोलॉजी सेट कर दी है कि लाइव पढ़ा रहे हैं सर, बाकी और कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल बेटा शिवानी, सबका सिलेबस अलग अलग होता है। राजस्थान लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड का अलग है, थर्ड ग्रेड का सिलेबस अलग है, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस है ना, DSSS, बिहार लाइब्रेरियन, सबका सिलेबस अलग अलग है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें आपको क्लासें देनी पड़ती हैं बेटा। चलो जी करें शुरू। बिल्कुल बिल्कुल शिवानी मीणा, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री हूं, ठीक है। चलो जी, पिछली क्लास में हमने बात करी थी RRLF की,
राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की बात हमने करी थी। कौन मुझे बताएगा कि उसकी स्थापना कहां हुई थी और मुख्यालय कहां है? कितने बच्चे मुझे नॉर्मल, बिल्कुल छोटा सा बच्चा भी एक बार सुन लेगा तो वो भी बता देता है यार ऐसे आंसर। तो स्थापना कब और मुख्यालय कहां है? कितने साथी मुझे बता सकते हैं? बिल्कुल प्रिया गुप्ता, मुझे आपके मैसेज सारे दिख रहे हैं, चिंता मत करिए। हाँ, कहीं रूस और सोच जाए गुरु जी मेरो मैसेज कौन देखने लग गया है ना, ऐसा नहीं है। बिल्कुल अमरनाथ का जवाब आ गया है 1972, और 1972 में ही सियाली रामामृत रंगनाथन साहब की मृत्यु भी होती है ना। 12 अगस्त 1892 से लेकर 27 सितंबर 1972 उनका कार्यकाल हमने पढ़ा है बहुत विस्तार के साथ, और इस लाइव में भी पढ़ेंगे। अभी कुछ क्लासें आपकी भी बाकी हैं, उसके बाद में शुरू करेंगे वो सब चीजें। तो 1972 में रंगनाथन साहब की मृत्यु भी हो गई थी और ट्रिपल आर लैब का आपका उदय भी हो गया था कोलकाता। बिल्कुल बहुत शानदार आंसर, कोलकाता 1972, बहुत बढ़िया। जॉन भी बता सकते हैं कहां कहां है, वैसे बता सकते हैं, मुझे यकीन है आप लोगों पर, जो पढ़ लिया वो आपने तैयार कर लिया, मैं ऐसी उम्मीद आप लोगों से रखता हूं। चलो जी, और नहीं करोगे तो भैया पछताओगे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ना है। मैं तो जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूंगा कि ये लो जी यहां से टपक गया, इस दिन नंबर पेज पे हमने करवा रखा है, इस क्लास में इतनी मिनट पे हमने ये डाल रखा है। फिर पछतावा होगा, बोले यार गुरुजी तो करा रखे हैं, आपा ही बावड़ा, हाँ पड्या को नहीं है ना, सिर्फ कमियां ढूंढते रह गए है ना। तो 100% तो कोई नहीं होता, लेकिन जो एग्जाम पिछले अब तक हुए हैं आपने देखा होगा लगभग क्वेश्चन हमारे कंटेंट से आए हैं, तो अब तो उस पर ज्यादा विचार करने की जरूरत आपको रहनी नहीं चाहिए, है ना। चलो जी, बिल्कुल सभी बच्चों के आंसर शानदार है। 20 मई, ठीक है, 20, 22, ओके ओके, मैं समझ सकता हूं, ठीक है। 5 जोन है, ठीक है, वो भी बता दिए हनी खान ने, ठीक है बेटा। चलो जी, आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे आपके एक नए टॉपिक की, और नया टॉपिक आपका है इफ्ला। इफ्ला इंटरनेशनल फेडरेशन है भैया, किसका? लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस का। लाइब्रेरी एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशंस का अगर कोई इंटरनेशनल फेडरेशन है तो वो उसे क्या कहेंगे? उसे हम इफ्ला कहेंगे, ठीक है। चलो जी, कंप्लीट बातें हम करते हुए चलेंगे, साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सवाल कहां से अब तक पूछा गया है और क्या सवाल पूछा गया है और आगे क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो जी, सबसे पहला सवाल आपके सामने है, भैया जी इफ्ला का पूरा नाम क्या है? इफ्ला का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल फेडरेशन है, पता ही है, आई और एफ का मतलब इंटरनेशनल फेडरेशन। किसका है भैया? लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस का। जो ये इंस्टीट्यूशन शब्द जुड़ा है वो बाद में जुड़ा है, प्रारंभ में ये इंस्टीट्यूशन शब्द नहीं था, इसलिए ये LA लाइब्रेरी एसोसिएशन तक यहां रह गया है। ये इंस्टीट्यूशन आप कहोगे सर इससे शॉर्ट फॉर्म में तो कहीं आई नहीं दिखाई दे रहा, ये कहां से लाए? ये बेटा जी बाद में जुड़ा है, और ये बाद में कब जुड़ा था? 76 में जुड़ा था, 76 में जुड़ा था, ठीक है। तो ये आप देखना यहां पर आई इंटरनेशनल, एफ फेडरेशन, एल लाइब्रेरी, ए फॉर एसोसिएशन, ठीक है। उसके बाद में 1976 में इसके नाम में आपका इंस्टीट्यूशन और जुड़ गया। इंस्टीट्यूशन बोले गुरुजी 7-6 मारी, है ना, इंस्टीट्यूशन 7-6, तो इंस्टीट्यूशन शब्द बाद में 76 अर्थात 76 में जुड़ा था। किसी को कोई यहां पर डाउट नहीं रहना चाहिए बेटा जी। हाँ बिल्कुल प्रिया गुप्ता, बहुत गजब आंसर कर रहे हैं, बहुत गजब बेटा, बहुत गजब। संजीव कुमार प्रणाम बेटा, प्रणाम आपको भी। चलो जी, दो चीजें यहां पर और आती हैं और बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। राजस्थान लाइब्रेरियन 2018 में भी यह सवाल पूछा, हालांकि वहां पर यह सवाल डिलीट हो गया था बाद में, ठीक है। तो देखना क्या सवाल था। सवाल पूछा गया था कि भैया इफ्ला की एक तो स्थापना कहां हुई और एक इफ्ला का मुख्यालय कहां है। दोनों अलग अलग सवाल हैं, लेकिन बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं। स्थापना में तो याद रह जाता है मुख्यालय, और मुख्यालय में टिका के आंसर आ जाते हैं स्थापना। तो दोनों स्थान अलग अलग याद रखने हैं।
देखो जी, पूरा नाम आपने देख लिया, उसके बाद में मुख्यालय तो कहां है और स्थापना कहां हुई थी, दोनों चीजें आपको याद करनी है। कहां गया भाई मुख्यालय, ये रहा, हैग नीदरलैंड। ठीक है, तो दो चीजें हैं, आपसे पूछे कि भैया इफ्ला की स्थापना कहां हुई थी, आप क्या कहेंगे, स्थापना। तो अपन ऐसे चलेंगे, चलते ही सबसे पहले अपनी क्या टिकेगी नीचे, एडी टिक रही है ना। स्थापना, पैर जब स्थापित होता है नीचे तो क्या टिकेगी अपनी, एडी, पांव की है ना। तो स्थापना तो हुई थी एडिनबर्ग में, एडी से एडिनबर्ग, याद रख लेना, जुगाड़ कुछ भी बनाओ लेकिन याद रह जाना चाहिए। भाई पैर की स्थापना होगी नीचे तो सबसे पहले क्या टिक रही है अपनी, हाँ एडी टिकेगी, बोले गुरुजी। तो स्थापना तो हुई थी एडिनबर्ग में, स्कॉटलैंड में। और अभी इसका मुख्यालय कहां है, तो मुख्यालय कहां है, हैग नीदरलैंड में। मुख्यालय कहां है, हैग नीदरलैंड में। तो मुख से क्या है भाई, हैग है ना। अब मैं क्या बोलूं, तुम लोग समझ गए होंगे है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। भैया शब्दों में कुछ नहीं रखा, भावनाओं को समझो यार, तुम तो भावनाओं को भली भांति समझते हो। तो मुख्यालय, हाँ ठीक है, जोड़ लेना यार, मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझ गए होंगे आप। बताऊंगा तो थोड़ा सा गंदा सा वर्ड है, ठीक है। चलो जी खैर, तो देखिएगा, इफ्ला का पूरा नाम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन शब्द बाद में जोड़ा है 1976 में। स्थापना कब और कहां हुई थी, तो आप कहेंगे सर स्थापना 30 सितंबर 1927 को, और कहां, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में। एडी टिकरी है, एडी की स्थापना हो रही है, तो स्थापना कहां, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में। ठीक है, उसके बाद में मुख्यालय अभी कहां है, द रॉयल लाइब्रेरी में। रॉयल लाइब्रेरी कहां है, हैग में। हैग कहां है, नीदरलैंड में। तो अभी आपसे पूछे कि बताइए वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां है, तो हैग नीदरलैंड, ये हैग पूछा जाता है, हैग ये वाला शब्द लिखा हुआ आता है ऑप्शन में, हैग नीदरलैंड में। तो स्थापना और मुख्यालय दोनों सवाल आते हैं, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि ठीक है स्थापना तो 1927 में हो गई थी, लेकिन इसका मुख्यालय हैग नीदरलैंड में किस वर्ष आया था। स्थापना 27, इंस्टीट्यूशन बाद में जुड़ गया था, ठीक है 76 में, लेकिन 27 में स्थापना के बाद इसका मुख्यालय कब आया था, आप कहेंगे सर हैग नीदरलैंड में 1971 में आ गया था, 71 में आ गया था। तो 27 भी याद रखना है, 71 भी याद रखना है, और 76 भी याद रखना है। तीनों ही चीजें बार बार परीक्षाओं में पूछी जा रही है, ठीक है। कोई डाउट है क्या यहां तक, बताइए। संजीव कुमार चुप हो जा, नहीं तो देख ले, बहुत हंसी छूट रही है तेरी, लगता है मेरी बातें तू जल्दी समझ जाता है। हाँ, उमा ओझा भी, अच्छा जी ठीक है, इमोजी भेज रही हैं, मतलब कौन से वाले, जोर से मुंह फाड़ के हंसने वाले है ना। अरे याद करना पड़ेगा, आप कुछ भी करो लेकिन याद होना चाहिए। हाँ, सारे यूनिट के एमसीक्यूज अभी नहीं हुए हैं इंदु, अभी नहीं हुए हैं, तीसरी चौथी यूनिट्स के एमसीक्यूज अभी बाकी हैं, करेंगे अभी है ना, वेट करो थोड़ा सा। चलो जी, तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। स्थापना 30 सितंबर 1927, कहां, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में। अभी मुख्यालय कहां है, आपकी द रॉयल लाइब्रेरी हैग नीदरलैंड में, और यहां पर यह मुख्यालय आया था 1971 में, 1971 में। सब के सब बार बार पूछे जाने वाले सवाल थे। चलो जी, इसकी बात हम कर चुके हैं कि इंस्टीट्यूशन शब्द जो नाम में है ये वाला, ये कब जुड़ा था, आपका जवाब होगा सर 76 में। इंस्टीट्यूशन तो बोले 7-6, तो भैया ये इंस्टीट्यूशन जहां आप पढ़ रहे हो इंस्टीट्यूट में, तो ये तो आपके 7-6 है ना, तो मारवाड़ी में बोले ना 7-6 बोले गुरुजी, 7-6, तो 7 और 6 मतलब 76, ठीक है। चलो जी, उसके बाद में प्रथम अध्यक्ष की बात करें कि इफ्ला के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो जवाब होगा आइजक कुलीजन। पहले अध्यक्ष कौन थे, आइजक कुलीजन। अभी आज की स्थिति में अगर सवाल पूछे कि बताइए वर्तमान अध्यक्ष कौन है इफ्ला के, तो लेस्ली वियर। कौन है, लेस्ली वियर, लेस्ली वियर। ये देखो आपके सामने मुस्कुराता हुआ खूबसूरत सा चेहरा, नूरानी सा चेहरा ना जिसे आप कहते हैं, ये अभी इफ्ला की अध्यक्ष बनी हुई है या अध्यक्षा बनी हुई है, ठीक है। महिला है तो अध्यक्षा ही बोलूंगा मैं, ठीक है। चलो जी, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। उसके बाद में क्षेत्रीय कार्यालय आप याद रख सको तो रख लेना,
बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है, फिर भी समय है आपके पास तो याद कर सकते हैं। प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका में है, सिंगापुर में है, और उसके बाद ब्यूनस आयर्स में, जो कि अर्जेंटीना की कैपिटल भी है, अर्जेंटीना की राजधानी भी है। तो यहां पर इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, याद हो जाएंगे। इस पहली स्लाइड में कोई सवाल है आपका, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक जी। हाँ जैसे भी करे बेटा प्रिया, तू कैसे भी कर ले, पर कर लेना ना। हाँ नहीं हुआ तो फिर देख लेना, मैं लठ लेके आ जाऊंगा घर तुम्हारे, ठीक है। हाँ चलो जी, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और बात करते हैं इफ्ला के उद्देश्यों की, या क्या उद्देश्य था इसकी स्थापना के पीछे, ठीक है। तो देखिएगा, पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं के प्रावधान और वितरण के उच्च मानकों को बढ़ावा देना, पुस्तकालय सेवा और सूचना सेवाओं के प्रावधान और वितरण के जो उच्च मानक हैं उनको बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद में अच्छे पुस्तकालय और सूचना सेवाओं के मूल्य की व्यापक समझ को प्रोत्साहित करना दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य था। उसके बाद विश्व भर में अपने सदस्यों का प्रतिनिधित्व करना इसका तीसरा बेहद महत्वपूर्ण उद्देश्य था। तो ये तीन महत्वपूर्ण उद्देश्य इफ्ला की स्थापना के पीछे रहे हैं। किसी को कोई यहां पर भी डाउट हो तो बताओ, मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा, क्योंकि समझने वाली अभी मेरे हिसाब से कोई चीज नहीं है। समझने वाली चीजें आपकी वहां जब सेकंड यूनिट पढ़ेंगे तो खूब सारी आएंगी। सदस्यों से भी सवाल पूछे जाते हैं। सदस्यों से सवाल क्या क्या आते हैं, चर्चा हम साथ साथ करते जाएंगे। देखिएगा, इफ्ला के सदस्य दो प्रकार से चुने जाते हैं, एक तो मतदान के द्वारा और दूसरे बिना मतदान के चुने जाते हैं। मतदान के द्वारा तो भैया कौन कौन से सदस्य चुने जाते हैं, तब कहेंगे सर एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन के मेंबरों का चुनाव तो होता है मतदान के माध्यम से। एसोसिएशन नाम में था ना, एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस, उनका इंटरनेशनल फेडरेशन था ये, है ना। तो ये जो एसोसिएशन है और जो इंस्टीट्यूशन है, इनके मेंबर का चुनाव तो किससे होता है, मतदान के द्वारा होता है। ऑप्शन डाल के पूछ लेता है ये कि मतदान प्रक्रिया के द्वारा इफ्ला के कौन से सदस्य चुने जाते हैं, तो कौन से बताएंगे, एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशनल वाले। बिना मतदान के कोई व्यक्तिगत सहयोगी है वो, और संस्थागत सहयोगी है, उनका चुनाव बिना मतदान के हो जाता है, ठीक है। उन्हें डायरेक्ट ही चुन लिया जाता है। अब चलो जी, देखो पब्लिकेशन है, लेकिन इफ्ला के जो पब्लिकेशन है उनसे सवाल ना के बराबर आते हैं, बहुत कम संभावना रहती है। देखो पढ़ना अलग चीज है, सारी चीजें ये पहले बताना कि ये ज्यादा जरूरी है और ये कम जरूरी है, ये जरूरी नहीं है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताते हुए चल रहा हूं कि भैया ये तो पढ़ लेना और याद कर लेना, है ना, बहुत जरूरी है। साथ ही ये भी बताता हूं कि ठीक है याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी होता है तो फिर लोड ज्यादा नहीं लेने का। तो ये वाला वो पार्ट है इफ्ला के पब्लिकेशन, यहां से बहुत कम सवाल आते हैं, फिर भी देख लीजिएगा। इफ्ला जर्नल आवर्ती पूछ लेता है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, क्योंकि इफ्ला नाम में जुड़ा हुआ है, जर्नल है, तो वो सारे एसोसिएशन अपना प्रकाशित करते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या ही सवाल पूछेगा। सवाल सिर्फ इतना पूछता है कि इसकी आवृत्ति क्या है, तो आवृत्ति क्या बताएंगे, त्रैमासिक है बेटा, ये श्रेय नहीं है ना, ठीक करना है इसको, है ना, त्रैमासिक है ये। उसके बाद में इफ्ला एनुअल सभी करते हैं, सभी एसोसिएशन वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद इफ्ला ट्रेंड्स, कोई समस्या नहीं है, नाम में सब जुड़ा हुआ है, आराम से पहचान जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। इफ्ला मीडियम टर्म प्रोग्राम ये भी प्रकाशित करता है। इफ्ला कानून और प्रक्रिया के नियमों का प्रकाशन भी करता है, ठीक है। विभागीय और अनुभागीय समाचार पत्र भी इफ्ला प्रकाशित करता है, ठीक है। उसके बाद में इफ्ला पब्लिकेशन सीरीज का प्रकाशन भी होता है और इफ्ला प्रोफेशनल रिपोर्ट सीरीज का भी प्रकाशन होता है। 2 से 3 बार रीडिंग मार लेंगे तो जैसे ही ऑप्शन आएगा आराम से निपट लेंगे उससे, कोई बड़ी बात यहां तक भी नहीं है। अब जो पढ़ेंगे वो सब के सब महत्वपूर्ण है। अब जो चीजें आपके सामने आ रही हैं गवर्नेंस वाली, बहुत बार सवाल आते हैं यहां से। एक तो इफ्ला के जो अपने पहली स्लाइड देखी है,
स्थापना वगैरह, मुख्यालय वगैरह, अध्यक्ष वगैरह, है ना। एक तो वहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। उसके बाद में जो गवर्नेंस है यहां से, और इफ्ला के जो प्रोग्राम है वहां से, ये सबसे ज्यादा सवाल आपको देखने को मिलेंगे, यहीं से पुटअप होते हैं। ठीक है, तो अभी हम गवर्नेंस की भी बात कर लेते हैं। हाँ बेटा आ जाएंगे, क्यों चिंता कर रहे हो। बिहार तो वैसे ही दिल में बसता है प्रिया, क्यों चिंता कर रहे हो। बिहार के लोगों की मैं बड़ाई करते 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 थकता नहीं हूं, सच में। बहुत रेस्पेक्टफुल लोग होते हैं और बहुत रेस्पेक्ट करते हैं सामने वाले की। जो कहावत है ना कि गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट, तो वो सटीक बैठती है तुम लोगों। बिल्कुल, बहुत आदर के साथ बात करते हैं, बहुत सम्मान के साथ बात करते हैं। बिल्कुल बेटा, ये तो कहना पड़ेगा बिहार वासियों के लिए। चलो जी, बात करते हैं गवर्नेंस की। अब राजस्थान वाला मुंह फुलाऊंगा, बोले गुरुजी मारी तो थे बुढ़ाई कौन करो थे, तो होड़ी खोड़ला। खोड़ला हो, खोड़ला जानो हो करे। कितने लोग जानते हैं भाई। जी चलो ठीक है, बताना भाई कितने लोग जानते हैं, है ना। बात करते हैं गवर्नेंस की, है ना। तो इसके प्रशासन की बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं असेंबली की। असेंबली को लेकर सवाल आते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा सवाल यहां से क्या बनेंगे कि इफ्ला की सर्वोच्च गवर्निंग बॉडी कौन सी है। पहला महत्वपूर्ण सवाल, इफ्ला की सर्वोच्च गवर्निंग बॉडी कौन सी है। तो जवाब क्या होगा सर, इफ्ला की सर्वोच्च गवर्निंग बॉडी उसकी असेंबली है, सर्वोच्च यही है। इसमें वोटिंग वाले मेंबर ही शामिल होते हैं, केवल जो सीधे चुने जा रहे थे वो इस असेंबली में शामिल नहीं होते हैं। असेंबली में सिर्फ और सिर्फ मतदान के माध्यम से जो चुनकर आते हैं वही बच्चे शामिल होते हैं। बच्चे क्या, बच्चों का इनाम आता है, वही सदस्य शामिल होते हैं। बच्चे बच्चे करते रहते हैं, स्कूल में भी सारे दिन बच्चे बच्चे, वहां भी माथा पच्ची पूरे दिन बच्चों के सामने ही रहती है भाई। इसलिए ये मुंह से निकलता है ना बेटा वर्ड, ये वहां पड़ गया भाई। ये तकिया कलाम सा हो गया है विद्यालय में। छोटे छोटे बच्चे तो बार बार निकलता रहे बेटा ऐसे, अरे बेटा, वो आदत सी हो गई है ना। तो कुछ लोगों को बुरा भी लग जाता है, बोले गुरुजी मैं थारसू बड्डी हूं, मन बेटा क्या बोलो हो ना। तो गुरु के लिए तो वैसे भी कितने ही बड़े क्यों ना हो आप, छोटे ही रहोगे ना, बच्चे ही रहोगे। उम्र से बड़ा होने से क्या फर्क पड़ जाएगा बेटा, ठीक है। नहीं जानते हैं सर, हाँ खोड़ लो ना, कौन जाना है, ठीक है। गूगल करना फिर बताना मुझे। चलो जी, देखो असेंबली में एक तो वोटिंग मेंबर शामिल होते हैं। इप्ला की सर्वोच्च गवर्निंग बॉडी है। यह गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव करती है। यह सवाल बहुत बार पूछ लिया गया है कि जो इफ्ला का गवर्निंग बोर्ड है, अभी असेंबली के बाद पढ़ेंगे गवर्निंग बोर्ड को भी, तो ये जो इफ्ला का गवर्निंग बोर्ड है इसके अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। आप क्या कहेंगे सर, असेंबली के द्वारा किया जाता है। और असेंबली में कौन शामिल होते हैं, केवल वोटिंग मेंबर शामिल होते हैं, ठीक है। तो सर्वोच्च गवर्निंग बॉडी कौन सी है इफ्ला की, बोले गुरुजी असेंबली ही है। और ये असेंबली ही किसका चुनाव करती है, इफ्ला के अध्यक्ष का और इफ्ला के सदस्यों का, ठीक है। उसके बाद में यह सामान्य और व्यावसायिक संकल्पों पर भी विचार करती है। असेंबली के संदर्भ में अगर ये चार बातें याद हैं तो सवाल आपका सही हो जाएगा, सवाल से आप निपट लोगे। उसके बाद में बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और गवर्निंग बोर्ड के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो जी, गवर्निंग बोर्ड असेंबली के द्वारा अनुमोदित दिशा निर्देशों के भीतर इफ्ला के प्रबंधकीय और पेशेवर निर्देशन के लिए जिम्मेदार है। भैया मॉनिटर तो वैसे कौन, दिशा निर्देश तो कौन दे रहा है, असेंबली ही देगी। असेंबली के जो दिशा निर्देश है उसके तहत ही कार्य करता है कौन, गवर्निंग बोर्ड। तो याद रखना कि जो गवर्निंग बोर्ड है वो असेंबली के द्वारा अनुमोदित दिशा निर्देशों के भीतर ही इफ्ला के प्रबंधकीय और पेशेवर निर्देशन के लिए जिम्मेदार है। प्रबंधन देखता है लेकिन किसके निर्देशन में देखता है, असेंबली के निर्देशन में देखता है। कौन देखता है, गवर्निंग बोर्ड देखता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी के। तो ये क्या है कि प्रोफेशनल कमेटी है, द कोर प्रोग्राम कमेटी ऑन स्टैंडर्ड्स। जो मानक है उनके ऊपर क्या है कि कोर प्रोग्राम कमेटी है। कौन सी, एग्जीक्यूटिव कमेटी, ठीक है। यहां तक शायद किसी को दिक्कत नहीं होगी, और किसी को है तो बताओ।
उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण पार्ट में हम प्रवेश कर रहे हैं और सबसे ज्यादा सवाल यहीं से आता है। इफ्ला के प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम हैं इफ्ला के, बहुत सारे सवाल यहां से आते हैं इफ्ला के प्रोग्रामों को लेकर के। सीधा सीधा सवाल पूछ लेता है ये प्रोग्राम किसका है, इफ्ला का है, यूनेस्को का है, एएलए का है, आईएलए का है, किसका प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का पूरा नाम क्या है, यह प्रोग्राम कब चलाया गया, ये सवाल डायरेक्ट आते हैं। कोई सोचने वाली चीज नहीं है, सीधे फैक्ट हैं, रट्टे मारने पड़ेंगे। 10 20 30 बार पढ़ेंगे तो पता तक नहीं चलेगा यार कब याद हो गए, और कोई तरीका नहीं है। जुगाड़ बनाओ, कैसा भी बनाओ, और रट डालो इन सब चीजों को कनेक्ट करके कहीं ना कहीं। ठीक है। हाँ, सीमा लकेरा कह रही जानती हूं मैं। अच्छा, इको मतलब क्या है भाई, तू भी खोड़ ली है ना। हाँ, तभी तो जानती होगी। चलो जी, इफ्ला के प्रोग्रामों की बात करते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम यूनिमार्क स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम। यूनिमार्क स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम किसने चलाया था? बहुत महत्वपूर्ण सवाल। किसने चलाया था? गुरुजी, इफ्ला ने चलाया था। अच्छा, यूनिमार्क स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम कब चलाया इफ्ला ने? आप कहेंगे सर 2003 में चलाया था। 2003 में क्या? यूनिमार्क स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम। लेकिन मेरा यहां एक और सवाल है, मैं सीधा ही पूछ लूं कि बताओ भैया, यूनिमार्क जो है, MARK करना बेटा, है ना, यहां आर भी डाल देना, UNIMARK, है ना, स्पेलिंग थोड़ी ठीक करना, आर भी डाल देना, MARK, ठीक है, ठीक कर लेना रे, नहीं लट ले रहा जाओगा गुरुजी, मीनिंग गलत लिख रहा, कि टाइप वाला कर देता है बेटा ये, ठीक है, और मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि उनको मैं एक बार चेक करके लाऊंगा ना, ठीक है, फिर भी होता है, मैं यहां देख लेता हूं। चलो जी, यूनिमार्क स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम किसने चलाया? इफ्ला ने चलाया। कब चलाया? 2003 में चलाया, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि यूनिमार्क जो है उसकी स्थापना किसने करी? केवल यूनिमार्क की, तो आप कहेंगे सर इफ्ला ने करी। अच्छा, यूनिमार्क की स्थापना कब करी थी? ये तो प्रोग्राम है, स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम है यूनिमार्क के लिए। यह कार्यक्रम यूनिमार्क के विकास के लिए, रखरखाव के लिए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। यूनिमार्क के रखरखाव के लिए यह प्रोग्राम, ठीक है, चलाया है 2003 में यूनिमार्क स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम। लेकिन इफ्ला ने यूनिमार्क की स्थापना कब करी थी? यूनिमार्क 7 है ना, यूनिमार्क 7 यूनि और मार्क दोनों क्या रहते हैं? 7 रहते हैं। तो यूनिमार्क की स्थापना 1977, ठीक है, 77 है ना, तो याद रख लेना ये। यूनिमार्क की स्थापना किसने करी? इफ्ला ने करी। कब करी? 77 में। यूनिमार्क के लिए स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम कब लेके आई इफ्ला? तो फिर वो 2003 में, यूनिमार्क के रखरखाव के लिए। दोनों चीजें याद हो जाएंगी क्या? यूनिमार्क याद हो जाएगा तो उसके लिए प्रोग्राम भी, स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम भी कौन लेके आएगा? इफ्ला ही लेके आएगी, क्योंकि स्थापना ही उसी ने करी है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। बिल्कुल शशि, बहुत गजब का आंसर है बेटा। गुर्जा की जान ले लेते बेटा, पन्नालाल गुर्जा की जान ले ले, है ना। नहीं, जीके लाइव नहीं होगा बेटा। जीके लाइव पढ़ने के लिए बहुत सारे चैनल है यार, क्यों प्राण पी रहे हो मेरे तुम लोग? मेरे से तो एक सब्जेक्ट हो जाए वही खूब है। मैंने ऑफलाइन कोचिंग में रीजनिंग पढ़ाना भी छोड़ रखा है यार, नहीं बहुत सालों से वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, और यहाँ तक अपने खुद के कोचिंग में भी मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ा पा रहा हूँ रीजनिंग, तो शुरू से मैं काफ़ी सालों से, लेकिन वो भी पढ़ाने का टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा है जॉब में आने के बाद में। जी करेंगे बात बेटा, निषाद की भी करेंगे, यूनिमार्क की भी करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल प्रिया। चलो जी खैर, ठीक है। यूनिमार्क स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम 2003 में इफ्ला ने और यूनिमार्क की एक तरह से उसके रखरखाव के लिए प्रोग्राम चलाया है, इतना सा याद रख लेना। उसके बाद में LDP प्रोग्राम। अब देखो, एक तो इफ्ला के साथ जुगाड़ बनाओ तो ऐसे बना लेना। मैंने तो कैसे बना रखे हैं, मैंने इफ्ला को इफ्ला ना समझ के मैं बोलता हूं कि यार इबल्या रे, बोले इबल्या, इबल्या, तो मैं उसको इबल्या, मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक होता है, तो मैं समझ जाता हूं यार ये इफ्ला है ना। इबल्या मतलब अब ले रहा, बोले, है ना, पर मैं कहते ना मारा इबल्या रे, बोले तो वो इबल्या इफ्ला ही है मेरे लिए। तो मैं जुगाड़ वैसे ही बना के रखता हूं, तो मुझे याद हो जाते हैं ये सब। कैसे? मैंने तो ऐसे ही किए थे भाई, तुम जानो, तुम्हारे हिसाब से करना चाहो तो कर सकते हो। लेडीपी
लेडीपी, ये एलडीपी है, लेकिन मैं कैसे पढ़ता हूं इसको, लेडीपी। तो बोले इबल्या, है ना, लेडीपी, डीपी कौन सी, ट्रांसफार्मर, है ना, वो वाला। हाँ, तो लेडीपी बोले इबल्या, तो एलडीपी, लेडीपी एलडीपी, इबल्या तो डीपी बोले इबल्या। हाँ, तो एलडीपी किसका प्रोग्राम है, इफला का प्रोग्राम है। लेडीपी, हाँ, इबलिया बोले, अब लेलिश बोले, है ना, तो ये इफला का प्रोग्राम है। और भाई साहब वो डीपी जो ट्रांसफार्मर है, वो तो भैया जी आपका 12वां 13वां दोनों करवा सकता है। तो जो डीपी है उसके ऊपर जाके तुम बैठ जाओगे तो क्या तुम्हारा 12वां और 13वां सारे के सारे नहीं सलट जाएंगे। हाँ बोले गुरुजी पलटा दोगे, बाकी छोड़िया करे लाइट, है ना। अच्छा, मेरी मारवाड़ी समझ में आ जाती है क्या तुम लोगों को, जैसे बीच बीच में मैं कभी बोलता हूं, है ना, आ जाती है क्या, पल्ले पड़ जाती है क्या, पल्ले भी अब समझ में नहीं आया होगा, बोले गुरुजी क्या करे हो। हम्म, अच्छा, पन्नालाल कह रहे हैं गुरुजी आप रो पढ़ाने और, अच्छा पढ़ाने रो अंदाज मस्त लग गए इसलिए, अच्छा जी, ज्यादा मस्त तो कौन लाग रहे है पन्ना। अच्छा, मारवाड़ी समझ में आ जाती है क्या, बताना देखे। तो लेडीपी बोले ठीक है, इब लिया ले लेंगा, लेकिन के कर छोड़ेगी रेडीपी 12वां और 13वां। तो इफला का एलडीपी प्रोग्राम 2012-13 में शुरू किया गया था। अच्छा जी, इफला का जो एलडीपी प्रोग्राम है उसका पूरा नाम क्या है, तो लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्रोग्राम। लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू किया, 2012-13 में। एलडीपी लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्रोग्राम किसने शुरू किया, इफ्ला ने शुरू किया था। ठीक है, सवाल यहां से बन जाएगा आपका। उसके बाद में यह दुनिया भर में पुस्तकालयों व पुस्तकालय संघों और साथी पुस्तकालय पेशेवरों के लिए कार्य करता है। एलडीपी घोषणा पत्र, एलडीपी घोषणा पत्र नेत्रहीन और दृष्टिबाधित संरक्षकों के लिए अधिक सुलभ पुस्तकालय और सूचना सेवा प्रदान करने वाले पुस्तकालयों को प्रोत्साहित करता है। इसको प्रोत्साहित करता है बेटा, नेत्रहीनों और दृष्टिबाधित संरक्षकों के लिए अधिक सुलभ पुस्तकालय और सूचना सेवा प्रदान करने वाले पुस्तकालयों को प्रोत्साहित करता है। कौन, एलडीपी घोषणा पत्र। एलडीपी घोषणा पत्र, एलडीपी किसका प्रोग्राम था, एलडीपी ल्या डीपी बोले ठीक है, इबल्या तो ठीक है इफला ने, और डीपी सु तो बोले के हो सके रहे 12 13 हो सके तो बच्चे रे रेणु है। ठीक है, हाँ बहुत कम आती है। अच्छा, जो नहीं आती उस पर हंसी आती है, ठीक है। मारवाड़ी घणीचो की लगे, अच्छा जी, ठीक है, चलो जी बढ़ते हैं थोड़ा सा और भी आगे, और बात करते हैं अगले प्रोग्राम की। बात करते हैं अगले प्रोग्राम की। देखो इनके पूरे नाम और ये प्रोग्राम किसने चलाया था, ये सबसे ज्यादा जरूरी सवाल है। और कुछ एक के वर्ष भी जो मैं आपको दे रहा हूं वो जो जरूरी है वही दे रहा हूं, फालतू मैं नहीं देता हूं। ठीक है, CLM प्रोग्राम, CLM प्रोग्राम पूरा नाम क्या है सबसे पहले तो देखो, कमेटी ऑन कॉपीराइट एंड अदर लीगल मैटर्स। CLM प्रोग्राम, CLM का मतलब क्या है, CL और M। C का मतलब क्या है यहां कॉपीराइट, L का मतलब लीगल और M का मतलब मैटर। तो कमेटी है किस पर, कॉपीराइट और अदर जो लीगल मैटर हैं उनके ऊपर। तो कॉपीराइट और अदर लीगल मैटर्स के ऊपर कमेटी का गठन किसने किया था, आप कहेंगे सर इफला ने किया था। किस नाम से जानते हो, बोले गुरुजी CLM का नाम सुझाना। हाँ, CLM के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखो नाम से ही पता चल जाता है, लीगल मैटर्स, कॉपीराइट के मैटर्स, इनके ऊपर ये कमेटी है। और ये किसने गठित करी है, इफला ने करी है। तो पूरे नाम का अगर मालूम है तो भावार्थ आप समझ जाओगे क्या था। यह इफला की सलाहकार समिति है। किस पर सलाह देती है, हाँ ये जो लीगल मैटर्स वगैरह है इन पर इफला को सलाह कौन देती है, CLM देती है। लीगल मैटर, कॉपीराइट एंड लीगल मैटर वाली कमेटी देती है। यह देखो इफला को सलाह देने के लिए बनाया गया है इसे। यह कानूनी मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय पुस्तकालय समुदाय की आवाज का प्रतिनिधित्व करती है। कानूनी मुद्दों पर, लीगल मैटर्स के ऊपर ये सब सलाह इफला को कौन देती है,
CLM देती है। ठीक है, ये कमेटी इसीलिए गठित करी है इफ्ला ने। ठीक है ना, कब करी है भैया, कब करी है ना? तो देखो एक चीज मैं बताऊं आपको, लाइब्रेरी साइंस एक ऐसी चीज है, एक ऐसा विषय है जिस विषय में आपको बहुत सारे वर्ष देखने को मिलेंगे। अब सब चीज के वर्ष अगर याद करने लग गए ना तो वहीं लटके रह जाओगे। जब पेपर देने जाओगे तो उसमें मुश्किल से 3 4 हद करके 5, इससे ज्यादा सन देखने को नहीं मिलती है। लेकिन लाइब्रेरी साइंस कोई बच्चा पढ़ना शुरू करता है तो उसके सामने ये सन ही सन आती है बुक्स में, तो उसका दिमाग हैंग हो जाता है। बोले गुरुजी इतनी सारी सन क्या याद करा। बहुत सारे बच्चे मुझे कॉल भी करते, बोले गुरुजी यार सन्ना को क्या करा, ये वर्ष कैसे याद करें। तो मैं बार बार आपको कहता हूं बेटा सारे वर्ष याद नहीं करने हैं, जो याद करने हैं ना वो इतनी बार इन लाइब्रेरी साइंस में रिपीट हो जाएंगे कि आपको अपने आप हो जाएंगे। सब चीजों के वर्ष याद नहीं करने हैं, जो करना है वो मैं बता दूंगा, बाकी छोड़ो यार, इनको मत पीछे पड़ो इनके। जो जरूरी है वो याद हो जाएंगे, बहुत बार रिवाइज होंगे, हर यूनिट में रिवाइज होंगे, जरूरी है वो, और आपको पता नहीं चलेगा कब याद हो गए। ठीक है ना? चलो जी, तो CLM के संदर्भ में पूरा नाम आपसे पूछे तो क्या कहोगे कि सर ये कमेटी है, किस पर है, कॉपीराइट और अदर लीगल मैटर्स के ऊपर। क्या करती है, इफ्ला को सलाह देती है इन लीगल मैटर्स के ऊपर। यह इफ्ला को सलाह देने के लिए बनाई गई है। यह कानूनी मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय पुस्तकालय समुदाय की आवाज का प्रतिनिधित्व करती है। बस खूब है, इसके संदर्भ में कोई सवाल और नहीं बनेगा। उसके बाद में ये वाली एक कमेटी और है ना, फापी बोलते ना इसको ना, फापी, और बोले फापी ई बात हुआ ना, इबल्या बोले ई फापी ने। तो फापी देखो, मैं कई चीजों के भावार्थ गलत करता हूं, क्यों करता हूं, ताकि कोई ना कोई जुगाड़ बन सके। ठीक है, तो मैं इसको हमेशा देखते ही फापी बोलता हूं, बोले फापी आदमी, अरे फापी आदमी ने इबल्या, तो फापी इबल्या किसकी कमेटी थी, इफ्ला की। इबल्या फापी ने इबल्या, तो इफ्ला, इबल्या इफ्ला, याद हो जाएगा क्या, हो जाएगा। चलो जी, ये क्या है, एडवाइजरी कमेटी है, ये भी सलाह देती है। चलो जी, बात करते हैं इसके भी पूरे नाम की। तो देखो ये है फ्रीडम ऑफ एक्सेस, फ्रीडम ऑफ एक्सेस, फ्रीडम देती है एक्सेस की। किस पर एक्सेस की फ्रीडम देती है, इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इंफॉर्मेशन और एक्सप्रेशन की फ्रीडम देती है। फ्रीडम, इंफॉर्मेशन और एक्सप्रेशन की, एक्सेस की फ्रीडम देती है कौन सी कमेटी, फापी कमेटी। कौन सी, फापी कमेटी है ना, तो याद ऐसी फापी के नाम से ही कर लेना इसको। कब हुई थी, 1997। अरे भाई एक बात बताओ, आदमी जब नशे में होता है तो नशे में तो फांप ही देता है, मतलब फेंकलोजी करता है ना, तो फांपी आदमी, हाँ, और नशा में ही फांप दिया करे तो नशा 9 और 7, 9 और 7, नशा और फांपी है ना, कॉम्बिनेशन जुड़ रहा है क्या दोनों का, है कॉम्बिनेशन। तो फांपी, हाँ, नशा, तो 9 और 7 नशा से 97 हो जाएगा। तो भैया ये फापी आपकी जो एडवाइजरी कमेटी है उसका गठन कब हुआ है, 1997 में। याद हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। यह समिति लाइब्रेरीज और लाइब्रेरियनशिप से संबंधित सूचना तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच की स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है। एक्सेस के लिए आपकी बनाई गई। तो फापी इबला, बोले फापी ना, तो फापी इबला, और फापी नशा में है, बोले जब भी तो फांप दे रहे है, तो नशा 1997 में। पूरा नाम आता है तो आप कोई विश्लेषण करने वाला क्वेश्चन पूछेगा तो भी पकड़ जाओगे। ठीक है जी, ठीक है। चलो जी, थोड़ा सा और भी आगे बढ़ते हैं। देखो ये इफ्ला वाला जो पोर्शन है ना बहुत लंबा है, एक क्लास में हम इसे कंप्लीट नहीं करेंगे, बहुत सारे प्रोग्राम हैं, तो उन सब की चर्चा हम 2 क्लास के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में हालांकि अभी और पढ़ेंगे, लेकिन आज इस क्लास में इस टॉपिक को पूरा नहीं करेंगे, एक और क्लास करेंगे इफ्ला के लिए ना, जो कुछ करंट वाली चीजें हैं वो भी मैं इसमें ऐड ऑन कर दूंगा। ठीक है, चलो जी, खैर चलो जी, पैक, और पैक बोले ठंड हो रही है ना, इब लिया बोले, तो इब लिया, तो पैक है ना, हाँ वो पैक कौन सा, 8 बजे बाद वाला, तो ये पैक है, और पैक
इबल्या, है ना। तो कोई ड्रंकर है और पैक लेने वाला आदमी है, वो कह रहा है पैक देखते ही बोले इब लिया रे यार, अब है ना, इब कंट्रोल नहीं हो रहा। तो पैक प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, पी प्रिजर्वेशन, ए फॉर एंड कंजर्वेशन, दोनों याद कर लेना, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, बस इतना सा याद रख लेना। और पैक इबल्या तो इफला का है भैया, ये याद हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। कम से कम ये तो आपको याद होना चाहिए कि ये प्रोग्राम आखिर है किसका। बाद में पैक को यहां पढ़ोगे, स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम है भैया किस पर, ये प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन पर। ये भी क्या है, स्ट्रेटेजिक बनाता है, किस पर, प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन। ये रखरखाव की बात करता है, ये संरक्षण की बात करता है। किसके संरक्षण की भैया, लाइब्रेरी में तो क्या होता है, पाठ्य सामग्री होंगी, तो उनके संरक्षण की बात और रखरखाव की बात कौन करता है, पैक करता है। पैक इफला का प्रोग्राम है, ठीक है। और अगर ऐसे नहीं लगता है तो भैया पैक चोर के ले अब ले, पैक तो बोले चोरशा, पैक तो चोरशा, ऐस पीना ही पीना है बोले ना, भले चोर के पीना पड़े, तो पैक तो चोरशा, तो 84, चोरशा 84 याद हो जाएगा। पैक का वर्ष भी आई थिंक याद हो जाएगा, नहीं भूलोगे कभी। अच्छा जी, पैक लगा के सो जाओ, हैं टेंशन खत्म। चलो कोई नहीं, खैर टेंशन खत्म होनी चाहिए, है ना। चलो जी, कब हुई थी स्थापना, 1984 में। पैक प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन एक स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम था जो पैक संरक्षण के मुद्दों पर प्रयासों पर ध्यान केंद्रित और पुस्तकालय सामग्री के संरक्षण के लिए विश्वव्यापी सहयोग शुरू करता है। तो संरक्षण की बात कौन करता है, पैक करता है। तो प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन नाम से ही पता चल जाएगा कि यह संरक्षण और रखरखाव की बात करता है। और पैक चोरशा बोले ना, पैक चोरशा 84, और पैक इबल्या बोले तो इफला, हो जाएगा याद। चलो जी, उसके बाद चलते हैं ALP की तरफ। ALP की तरफ चलते हैं। कई बार सवाल पूछा जाता है कि भैया इसका पूरा नाम क्या है और क्या था, दोनों याद रखना। तो देखो जी, एक्शन फॉर डेवलपमेंट थ्रू लाइब्रेरी प्रोग्राम, आपको आगे लगा हुआ मिल रहा है कोलन है, कोलन से पहले वाली चीज टाइटल है, कोलन के बाद वाली चीज सब टाइटल होती है। तो टाइटल तो क्या था, एक्शन फॉर डेवलपमेंट थ्रू लाइब्रेरीज प्रोग्राम, और सब टाइटल क्या है, द एडवांसमेंट ऑफ लाइब्रेरियनशिप, ठीक है। इसकी शुरुआत हो गई थी 1984 में ही। नाम बाद में बदल दिया गया 2004 में, और क्या रख दिया गया, एक्शन फॉर डेवलपमेंट थ्रू लाइब्रेरी प्रोग्राम, केवल टाइटल रख दिया गया, सब टाइटल नहीं है। क्या याद हो जाएगा, किसी को दिक्कत आएगी क्या यहां तक? अगर यहां तक मैं कोई सवाल आपसे करूं तो समस्या आएगी क्या किसी को? मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। उसके बाद में चलते हैं IAP की तरफ। तो IAP किसका प्रोग्राम है, इफला का प्रोग्राम है। पूरा नाम क्या होता है, आप कहेंगे सर इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम, इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम। तो एडवोकेसी प्रोग्राम है भैया ये, है ना, वकालत करता है ये आपकी। और शुरुआत कब करेंगे, 2016 में। तो IAP इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम कब शुरू किया इफला ने, 2016 में। उसके बाद UBC, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, UBC, UAP और UDT, ये 3 प्रोग्राम बार बार पूछे जाते हैं, लगा लेना भाई स्टार, बहुत महत्वपूर्ण है। UBC, UAP और UDT तीनों ही इफला के प्रोग्राम है। तीनों के ही पूरे नाम सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं, और स्थापना वर्ष भी बहुत बार पूछा जाता है। लेकिन इसके स्थापना वर्ष को लेकर बहुत सारे डाउट बच्चों के बीच में। देखो यहां पर UBC का स्थापना वर्ष है 1974, मतलब ये प्रोग्राम जो शुरू हुआ है वो 1974 में हुआ है। लेकिन कुछ किताबें आप पढ़ेंगे तो वहां पर ये 81 भी देखने को मिलता है ना, और 71 भी देखने को मिलता है। लेकिन मेरे विश्लेषण के हिसाब से मैंने बहुत सारे डेटा विश्लेषित किए हैं, उस आधार पे मैं अंतिम निर्णय पे पहुंचा हूं कि 1974 सबसे सही है। तो और चीजें हैं उनको भूल जाना, डिलीट मार देना, काट देना, फाड़ देना, जो करो कर लेना, लेकिन अब 74 याद रख लेना, ठीक है। मैंने भी बहुत सारी सन इसकी पढ़ी थी, बहुत सी चीजें मैंने
कोष्टक लगा लगा के अपने नोट्स में लिख रखी थी, बोले यार 1974 दे रहा क्यों हो, 1981 बता रहा क्यों, 82 बता रहा क्यों है। क्योंकि सवाल आता है कि इनको कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किन किन को? यूबीसी को, यूएपी को और यूडीटी को, तीनों को क्रम में व्यवस्थित करवाता है तो फिर मामला गड़बड़ा जाता है, तो वर्ष फिर काम में आता है। ठीक है, तीनों के याद कर लेना, देखना आप। देखो जी, सबकी बात करेंगे। तो यूबीसी 74 में और बंद कर दिया गया 2003 में। पूरा नाम होता है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल, सार्वभौमिक ग्रंथ सूची नियंत्रण, हिंदी में अगर कहें तो। ठीक है, उसके बाद में 1974 में शुरू होता है, 2003 में आपका बंद हो जाता है। और फिर यूबीसी आईएम की अगर बात करें तो देखो, ये आपका यूबीसी था और एक आईएम था। आईएम मतलब इंटरनेशनल मार्क, यूबीसी मतलब यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल। दोनों को मर्ज कर दिया गया, दोनों को मर्ज कर दिया, यूबीसी और आईएम दोनों को मर्ज करके यूबीसी आईएम बना दिया गया 1986 में। 74 में आया, मर्ज कर दिया किसमें? यूबीसी आईएम में मिला दिया गया और शुरू कर दिया गया यूबीसी आईएम के नाम से 1986 में। लेकिन बाद में इसे भी क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। तो यूबीसी बंद हो गया, तो यहां देखो यूबीसी आईएम भी बंद है 2003। याद हो जाएगा। यूबीसी अगर अकेले की बात करें तो 74 में, बंद की बात करें तो 2003 में। यूबीसी आईएम के प्रारंभ की बात करें तो 1986 और बंद की बात करें तो इसके साथ में, क्योंकि यूबीसी बंद हो गया 2003 में, तो 2003 में आपका यूबीसी आईएम भी क्लोज, बंद। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यूएपी की। यूबीसी 74 में है, यूएपी 76 में है। ध्यान रखना, पहले यूबीसी था, बाद में यूएपी आया है और इसके भी बाद में यूडीटी आया है। क्रम पूछता है इनका कि पहले कौन सा था? यूबीसी, यूएपी और यूडीटी। मैं इसी क्रम में आपको याद करवा रहा हूं, तभी तो बार बार बोल रहा हूं यूबीसी, यूएपी, यूडीटी। पहले 74 में, फिर 76 में और फिर आपका यहां 85 में यूडीटी भी आ जाता है। तो तीनों का वर्ष याद रख लेना, तीनों बार बार पूछे जाते हैं। तो यूएपी, यू मतलब यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन मतलब यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, इसका पूरा नाम है। बहुत बार पूछता है, स्टार लगा लेना। वर्ष पूछे तो 76 में, 76 में, और बंद की बात करें तो फिर वही 2003। तो यूबीसी भी बंद 2003 में, यूबीसी आईएम भी बंद 2003 में और आपका यूएपी भी बंद 2003 में। याद हो जाएगा, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यूबीसी का वर्ष पूछे तो 74 और यूएपी का वर्ष पूछे तो 76, यूडीटी का वर्ष पूछे तो 85, 85। याद रह जाएगा क्या? आई थिंक रह जाएगा रे यार। नहीं भी रहे हो तो कह तो दूंगा ना। हाँ, बात तो पॉजिटिव करें यार कम से कम। चलो जी, देखो पूरा नाम हमने अभी देख लिया है, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, उपयोगकर्ताओं को प्रकाशित सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए ये प्रोग्राम एप्ला ने शुरू किया है। अच्छा, किसने होस्ट किया? आप कहेंगे सर इसको होस्ट किया था ब्रिटिश लाइब्रेरी ने। किसने होस्ट किया था? ब्रिटिश लाइब्रेरी ने। अच्छा, मैं आपसे यहां पर यह भी पूछ लूं कि बताओ फिर ब्रिटिश लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो आपका जवाब क्या होगा? 1973, 1973 में। तो ब्रिटिश लाइब्रेरी 1973 में, और ब्रिटिश लाइब्रेरी ने होस्ट किया कौन सा कार्यक्रम? यूएपी, पूरा नाम यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, कब शुरू किया? 76 में। कब बंद किया? 2003 में। किसने होस्ट किया? ब्रिटिश लाइब्रेरी। ब्रिटिश लाइब्रेरी की स्थापना 1973 में। अच्छा जी सुनो, यहां से मैं ये कहूं कि भैया ये जो ब्रिटिश लाइब्रेरी है ये नाम तो 1973 में आया था, इसका पहले कुछ और नाम था, ब्रिटिश म्यूजियम। ब्रिटिश म्यूजियम। तो ये जो ब्रिटिश आपका म्यूजियम है, ब्रिटिश म्यूजियम जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तब कहेंगे सर 1753 में। तो ब्रिटिश म्यूजियम ही ब्रिटिश लाइब्रेरी बना था 1973 में, 73 में। तो ये चीजें याद रखा करो, साथ में जोड़ लिया करो, पढ़ लिया करो रे। चलो जी, यूएपी इप्ला का कार्यक्रम हो गया। उसके बाद यूडीटी की बात करते हैं। यूडीटी मतलब यूनिवर्सल डेटा फ्लो एंड टेलीकम्युनिकेशन। यूडीटी यूनिवर्सल डेटा फ्लो एंड टेलीकम्युनिकेशन। स्टार लगा लेना, पूरा नाम बहुत बार पूछता है। कब प्रारंभ? 1985 में। कहां? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ
कनाडा। कहां है? ओटावा में है भाई। तो वहां शुरू हुआ था। देखो जी, पूर्व नाम क्या था? ट्रांस बॉर्डर डेटा फ्लो। लगाओ स्टार। यूडीटी का प्रारंभ में क्या नाम था? ट्रांस बॉर्डर डेटा फ्लो। और अभी पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल डेटा फ्लो एंड टेली कम्युनिकेशन। कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहां तक कोई सवाल आपसे पूछ लिया जाए तो दिक्कत आएगी क्या? हाँ, 1753, 1973, बिल्कुल शशि, बहुत अच्छा। अब जो इफ्ला का अगला पार्ट है वो करेंगे हम अगली क्लास में। हम्म, जी, 74। ठीक है उमा, किसकी बात कर रहे हैं? मैं समझा नहीं बेटा। 74, 76, 87, आपने सारे वर्ष बता दिए। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? क्या जो हम क्लास करते हैं चीजें याद होती हैं क्लास में? देखो, मेरा टारगेट सिर्फ पढ़ा के निकल जाना नहीं होता है, मैं पूरी एनर्जी के साथ आपकी क्लास करता हूं ना। क्योंकि मरियोड़ो मरियोड़ो बोल रहे ना तो मन खुद नींद आने लग जाए है, आलस वही है ना। तो अगर मैं ऐसे रहूंगा एकदम बिना एनर्जी के पढ़ाऊंगा आपको तो शायद आप भी एकदम निडाल से हो जाएंगे, है ना। आनंद नहीं आएगा फिर यार। एकदम अलर्ट होके क्लास में बैठा करो, ढंग से पूरा ऐसे सोच समझ के। बोले 1 घंटा अगर बैठेंगे या 30 मिनट बैठेंगे तो पूरा आनंद लेंगे क्लास का ना। एंजॉय किया करो क्लास। ठीक है, याद होगा सो हो जाएगा, लेकिन आनंदित होके पढ़ा करो जी। सबको ऐसे ही लगता है सबनम, जो मेरे से पढ़ रहे हैं उनको लगता है आप दुनिया के बेस्ट टीचर हैं। कहीं और से पढ़ रहा है किसी और टीचर से कोई, तो वो कहेगा सर आप दुनिया के बेस्ट टीचर। ये बच्चे होते हैं ना, सब ज्ञानचंद होते हैं। मास्टर ने चढ़ा रखे भाई। बेटा संजीव, सर आपकी शादी हो गई क्या बेटा? करवाएगा क्या तू? कोई लड़की देख रखी हो तो बता दे, है ना। हाँ, बड़ी चिंता हो रही है तुझे। सर याद हो जाता है, ठीक है, अच्छी बात है, याद ही होना चाहिए। क्लियर है सर? सब याद पूछिए, है ना। बिल्कुल याद है तो पूछ लेंगे बेटा, टाइम आएगा ना पूछेंगे। जी सीमा, मैं राजस्थान से हूं और जयपुर और सीकर दोनों के एकदम बॉर्डर पे रहता हूं ना। बॉर्डर पे रहने वाले तो वैसे ही खोड़ले होते हैं ना। तो नहीं, राजस्थान से हूं बेटा। जयपुर राजस्थान से हूं, है ना। जयपुर और सीकर एकदम बॉर्डर पे हूं। और कोई बात हो तो बताओ। हनी खान, थैंक यू बेटा, थैंक यू। आप ऐसे विचार रखते हैं। हाँ, थाईलैंड से हैं, ठीक है प्रिया। क्लास 12 का पीडीएफ नहीं मिला बेटा। क्लास 12 का पीडीएफ 13 के साथ है। अगर कोई टॉपिक 2 क्लास में पूरा होता है तो मैं उनकी पीडीएफ एक साथ डाल देता हूं। जैसे मान लीजिए क्लास 11 और 12 एक ही टॉपिक की है तो दोनों की पीडीएफ एक जगह डाल देता हूं, है ना। जी, पीडीएफ सबकी है बेटा, बिल्कुल। चलो जी, मिलेंगे कल अगले क्लास में। आराम से पढ़िएगा, अभी तो टाइम है केवल 9:30 हुई है। तो कम से कम 12 बजे तक तो पढ़ा करो बेटा ना। 12, 12:30 बजे तक, जब तक नींद नहीं आए पढ़ा करो। और नींद आ जाए चुपचाप किताब को रखो और आराम से सो जाओ शांति से। फिर जब आंख खुल जाए तो उठा करो। ऐसे नहीं है बोली गुरुजी जल्दी से उठना है ना। नींद पूरी करो, नींद के बाद भी टाइम बहुत रहता है। नींद पूरी होगी। ये हमारे साथ होता था बेटा, हमने भी ये किया था एक बार। क्योंकि मैं बहुत पॉइंट से रहा था फाइनल मेरिट में लास्ट में उसमें। तो हमने गलती क्या करी थी कि हम ये सोचते थे कि यार कैसे भी करके इस बार सोएंगे नहीं और बस सिर्फ पढ़ेंगे। तो रात को भी लाइब्रेरी में कंबल लेके जाते थे, वहीं सो जाया करते थे। और सोने का टाइम बहुत कम कर दिया था हमने, मुश्किल से 3-3.5 घंटे सोते थे लास्ट। सुबह बच्चे आ जाते थे लाइब्रेरी में 5 बजे। तो 5 बजे फिर वापस उठ, 2-3 बज जाती थी, है ना। घूम घूम के पढ़ने लग जाते थे जब नींद आती थी तो। लेकिन वो बेवकूफ़ी कर रहे थे हम, आज समझ में आ रहा है ये सब। क्योंकि जब तक नींद पूरी नहीं होगी ना तो भले ही हम कितना ही पढ़ ले, याद होता ही नहीं है। आप नोटिस करना, सुबह मान लीजिए आप लाइब्रेरी आ रहे हैं 6 बजे,
6 बजे लाइब्रेरी आ जाते हैं या कहीं भी पढ़ते हैं यार, लाइब्रेरी जरूरी नहीं है, कहीं भी, तो 6 बजे बुक्स लेके बैठ जाते हैं तो आराम से आप लगभग 9 बजे के आसपास तक पढ़ेंगे बढ़िया। 9 से 10 बजे के बीच में आपको नींद की झपकियां आएंगी। आप जब वो झपकियां आए तो बैग को उल्टा रखना, हाथ धरना और चुपचाप सो जाना वहीं लाइब्रेरी में। 10 मिनट की झपकी ले लेना, वो 10 मिनट की झपकी लेके आप उठेंगे ना तो ऐसे लगेगा यार मैं 2 घंटा सो लिया। 2 घंटे में भी इतनी अच्छी नींद नहीं आती, 10 मिनट में जोरदार नींद आती है और उसके बाद उठ के पढ़ो, देखो आनंद आएगा। और लाइब्रेरी में ऐसी झपकियां हम 2 से 3 लेते थे पूरे दिन में। वो 10 मिनट की झपकी 2 घंटे की नींद का काम करती थी और फिर उसके बाद जाके सो जाओ आराम से रात को, बढ़िया। ठीक है, तो देखो कितना मजा आएगा पढ़ने में, और नींद आती रहेगी, पढ़ते रहोगे तो पता ही नहीं है, दिमाग भारी भारी सा हो जाएगा, कुछ याद होगा ही नहीं, भले तुम कितने ही रट्टे मारते रहना। टाइम डिसाइड करो, नींद का टाइम डिसाइड करो, और लाइब्रेरी में भी अगर नींद आ रही है चुपचाप सो जाओ। 10 मिनट की झपकी ले लो, 10 मिनट में तो जो पढ़ रहे थे ना आप, देखना ये मेरे साथ होता था, पता नहीं आपके साथ भी होता है कि नहीं होता है। मैं जैसे मान लो कोई टॉपिक पढ़ रहा हूं, कोई क्वेश्चन आंसर निकाल रहा हूं, सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक मान लीजिए पढ़ रहा हूं मैं, और उसके बाद 10 मिनट की झपकी मैं ले रहा हूं। उस 10 मिनट की झपकी में मेरा दिमाग खुद ही तो क्वेश्चन पूछ रहा है, खुद ही आंसर कर रहा है, और मैं जाग के उन क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकता जितने मतलब नींद में दे रहा हूं उनके आंसर, और सटीक आंसर दे रहा हूं। तो ये होता है, आप भी पढ़ोगे आपके साथ भी होगा, और इस प्रकार से अगर तल्लीन हो जाओगे तो सिलेक्शन निकाल के ले जाओगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है ना जी। चलो जी, काफी टाइम हो गया है, और कल मिलेंगे अब यही टाइम अपना, शाम को 8:30 बजे रहेगा कल का भी, चलेगा। बहुत बहुत आप सभी लोगों का एक बार पुनः दिल से धन्यवाद। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।